हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ा सा मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। इसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह सारी सारी चीजें को हमने बात कर ली थी। तो वाइस प्रेसिडेंट की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या कहा, मतलब कि क्या कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री किसके पास होती है? वाइस प्रेसिडेंट के पास। सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, ठीक है, इन द कंट्री, ये किसके पास होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट की। और क्या कहते हैं कि हाँ, इसके बाद में क्या कहते हैं कि ये किसके बेसिस पे बनाया गया था? ये अमेरिका के जैसे क्या कहते हैं कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, तो वैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब ये भी क्या कहते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है, इनका भी इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, और कौन सा मेथड था? प्रोपोर्शन। कौन सा मेथड होगा यहाँ पर भी? यहाँ पर भी वही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल्स ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सारी बातें हमें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि इसमें इसमें जो चुनाव देने वाले, मतलब कि वोट देने वाले लोग होते हैं वो इलेक्टेड एमपी होते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउसेस के, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, लोकसभा के भी और एज वेल एज राज्यसभा के भी। इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ठीक है। इसमें दोनों ही हाउसेस के क्या कहते हैं कि मेंबर्स होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे ये ध्यान ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। ओके। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये बातें हमारे समझ में आ गई। अब चल, हाँ, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज ये मत मिस कर देना कि इलेक्टेड एमपी नहीं, ऑल एमपी, सारे के सारे एमपी, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड, ऑल एमपी। यानी कि इलेक्टेड भी वोट करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के केस में क्या था? प्रेसिडेंट के केस में केवल और केवल ओनली इलेक्टेड एमपी वोट करते थे, ओनली इलेक्टेड एमपी वोट करते थे। प्रेसिडेंट के केस में क्या था? ओनली इलेक्टेड एमपी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्टेड के साथ साथ में क्या कहते हैं कि इलेक्टेड के साथ साथ में नॉमिनेटेड एमपी भी वोट कर सकते हैं। किसमें? राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। ओके, इतना बात समझ में आया कि वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन हो रहा होगा तो उसमें क्या कहते हैं कि इलेक्टेड के साथ साथ में नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी वोट कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना कि इसमें मेंबर ऑफ एमएलए नहीं होते, और इसमें क्या होते थे? इलेक्टेड एमएलए भी होते थे। बस ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सारी चीजें हमने समझ ली। ओके। और क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए? भी क्वालिफिकेशन जैसे उनके लिए क्वालिफिकेशन, इनके लिए भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया।
पहला चीज तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा चीज 35 years old he should have completed 35 years of age। एज इनकी कितनी होनी चाहिए? 35। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लेना चाहिए कि जैसे वहां पे लिखते थे ही शुड बी, प्रेसिडेंट में लिखते थे ही शुड बी, क्या कहते हैं कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के मेंबर बनने की काबिलियत रखते, ओके। फिर उसके बाद में फिर से वही बात, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, शुड नॉट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इनको भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। ओके, इतनी सारी बातें हमें पता होंगी। ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये अपना शपथ लेते हैं, वो तो ठीक है। और ये सारी बातें हो गई, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस तो कितने साल के लिए होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? 5 years। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का, ओके। वो भी रिजाइन कर सकता है, ये सारी चीजें। यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं होता। अच्छा, इनको हटाने के लिए हम, a formal impeachment is not required for removal, he can be removed by resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha। तो इनको इनको रिमूव कैसे करते हैं? तो इनका समझते हैं रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? एक रेजोल्यूशन, ही कैन बी रिमूव्ड, इनको हटाने के लिए केवल एक रेजोल्यूशन ही काफी है, ही कैन बी रिमूव बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी से, हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या कहते हैं कि इनको क्या कहते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी में अगर आ जाता है तो क्या कहते हैं कि इनको क्या कहते हैं, हटाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे कोई स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, एंड एंड एग्रीड टू एंड एग्रीड बाई द लोकसभा, यानी कि वो रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन पे एग्री कौन कर सकते थे? लोकसभा। और लेकिन लोकसभा को एग्री करने के लिए मतलब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। यानी कि सिंपल मेजोरिटी से, अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन, मतलब जो रेजोल्यूशन वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हुआ और जो रेजोल्यूशन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, अगर इन दोनों मेजोरिटी से अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि अपने प्लेस से हट जाएंगे। ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर इज अ इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया, ठीक है। ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, नॉट अ सेपरेट। ओके, यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गई होगी। और हम्म
इनमें क्या कहते हैं कि क्या इनके लिए कोई ग्राउंड मेंशन्ड है वाइस प्रेसिडेंट के लिए? जैसे मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के लिए केवल और केवल वायलेशन के लिए, क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इनके लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कि क्यों हटाया जा रहा है, ये कोई ग्राउंड नहीं मेंशन है, इस बात को नहीं बताया। हाँ, नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो ग्राउंड मतलब किस ग्राउंड पे इनको हटाया जाएगा, क्या ऐसा कोई बात लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, नो ग्राउंड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बताया गया है कि जिस बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। ओके, तो ये बातें हमारे समझ में आ गई। और क्या कहते हैं कि ये भी ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म। वो अपने से ज्यादा टाइम तक उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है, अपने से ज्यादा टाइम तक ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। और कब तक के लिए रख रख सकता है? जब तक कि क्या कहते हैं कि नेक्स्ट, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता, तब तक वो क्या कहते हैं कि वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, भले ही उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, भले ही उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वो अपने पद पे बने रह सकते, वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। हम्म, वो अपने पद पे बने रह सकते हैं फिर भी। तो वे ये बात हमें ध्यान में रखना है, ये बात हमें ध्यान में रखना है कि वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। हम्म। ओके, तो ये बातें हमारे समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हम्म। तो यही चीज अगर मान लो कि कभी भी वैकेंसी हो जाती है, यानी कि फिर से खाली हो जाती है, जैसे वहां पे भी खाली हो गया, तो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के केस में जब खाली हो जाता था, जब इनके केस में भी खाली हो जाएगा, तो क्या कहते हैं कि व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो अभी तो टर्म की बात तो हो कर दिया, अब जब रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ हो जाएगा, देन इलेक्शन शुड बी एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, इलेक्शन जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी करा। ओके। हाँ, ये ध्यान में रखना, यहाँ से ये ध्यान रखना कि इलेक्शन जल्दी से ही जल्दी करा दिया जाए, ये बात है। तो ये है हमारे पास में, और हमने बताया था ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ओके, यानी कि जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। ओके, ये साथ में ध्यान में रखिए। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, वैसे ही यहाँ पे राज्य। और क्या कहते हैं कि जब वैकेंसी खत्म हो, मतलब कि इन केस ऑफ वैकेंसी, इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफिस, ही एक्ट्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। और फिर अगले 6 महीने तक भर में क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट को चुनना होता है। ये सारी बातें हमें, ये हमें पता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता चल चुकी हैं। ओके, तो ये सारी ठीक है। तो ये है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है हमारी बुक में, उस टॉपिक का नाम है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब हम समझेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस कार्टून को देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं आगे आगे, और बाकी सब क्या है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होंगे, लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी होंगे जब क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, लिटरली प्राइम मिनिस्टर लीड्स द, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करता है। तो अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया पार्लियामेंट्री सिस्टम में, अभी तक हमने बात कर ली है, क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने बात कर लिया, क्या नाम है,
प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते थे, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते थे, अब क्या कहते हैं कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नॉर्मल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, और क्या कहते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया प्रेसिडेंट, और क्या कहते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन? रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, जब इतनी बातें पता है तो फिर हम आगे क्या करेंगे? आगे समझते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हमें पता है, और जो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, नो डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग द वन ऑफिस। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कहने की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नहीं बात हो रही है, तो इसका मतलब हम समझ लो कि गवर्नमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं कर, इसका मतलब हम गवर्नमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे हमें समझना है क्या है ये चीजें। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो? ऐसा क्यों है? We have already seen earlier in this chapter that President exercise his power only on the advice of Council of Ministers. हमें पता है कि जब हम पिछले इसी चैप्टर में हम बात कर रहे थे, आर्टिकल नंबर 74 की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं कि सारे का सारा जो पावर होता है, प्रेसिडेंट जितना जितना पावर होता है वो किसके एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कि एज अ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हो गया? क्योंकि भाई वो क्या करता है, वो क्या करता है कि क्या कहते हैं कि जितने भी पोस्ट, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या कहते हैं कि उनके बीच में लिंक बन जाता है, क्या नाम है, राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, in the parliamentary form of executive, it is essential that prime minister has support of majority in the Lok Sabha. तो देखो प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या होता है? सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी होता है, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी होता है लोकसभा। दिस सपोर्टेड बाय मेजोरिटी आल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। अब क्योंकि उसके पास में मेजोरिटी होती है तो इसलिए वो पावरफुल भी है। क्योंकि इसके पास में मेजोरिटी होती है तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, उसके पास मेजोरिटी है इसलिए वो क्या है? पावरफुल भी है। द मूवमेंट दिस सपोर्ट, द मूवमेंट दिस सपोर्ट ऑफ क्या, द मूवमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉस्ट, प्राइम मिनिस्टर लॉसेस हिज ऑफिस। यानी कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, जैसे ही क्या कहते हैं कि अगर उसने लोकसभा में अपने मेजोरिटी को खो दिया तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि अपने ऑफिस को भी खो देंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को भी खो देंगे। ओके, इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ, इतना बात समझ आया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि फॉर मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो द मूवमेंट, जैसे ही उनके क्या कहते हैं कि मेजोरिटी क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे ही क्या कहते हैं कि उनकी मेजोरिटी चली जाएगी तुरंत, यानी कि वो सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी को खो देंगे तो वैसे ही वो अपनी पोस्ट भी खो देंगे। फॉर मेनी इयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी है मेजोरिटी इन लोकसभा, मतलब लगभग लगभग 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के लगभग लगभग 1989 तक समझ लो कि कांग्रेस की ही सरकार है। लगभग लगभग लगातार क्या कहते हैं कि अगर एक आध दो बार गैप में बीच में छोड़ दिया जाए तो 1952 से लेकर के 1989 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही थी। कांग्रेस पार्टी हैड मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इनके रिजल्ट, इनके जो क्या कहते हैं कि जो लीडर होते थे वही प्राइम मिनिस्टर बनते थे। सिंस
1989 देयर हैव बीन मेनी ओकेजन्स व्हेन नो पार्टी हैड मेजॉरिटी इन लोकसभा। अब फिर क्या हुआ, 1989 से 1988 के बीच में हमने पढ़ा है, 1998 के बीच में लगभग लगभग 4 बार चुनाव हुए थे, और चारों बार में लगभग लगभग किसी पार्टी को क्या नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिला था। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आई साथ में, और उन्होंने क्या बनाया, कोलिशन गवर्नमेंट बनाया। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, हैज मेजोरिटी इन द हाउस। इन सच सिचुएशन अ लीडर हु इज एक्सेप्टेबल, मतलब कि क्या कहते हैं कि टू द मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन, यानी कि जो क्या कहते हैं बिकम जो लीडर जितना जहाँ जो क्या कहते हैं कि जितना सारे के सारे पार्टनर्स को वो एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि जो जो लीडर सबको एक्सेप्टेबल होता है उसी को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। फॉर्मली अ लीडर हु इज सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या डिसाइड करता है कि क्या कहते हैं कि कौन कौन होंगे। पहले तो क्या कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा कौन, अपॉइंट करता है, क्या कहते हैं कि अब ये आर्टिकल नंबर 75 में लिखा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को। ओके, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट। और क्या कहते हैं कि फिर उनकी सलाह पे, उनकी सलाह पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। उनकी सलाह पे क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति ही क्या कहते हैं कि अदर मिनिस्टर्स भी क्या कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो ही, और ये जो प्राइम मिनिस्टर होंगे यही उनको रैंक देंगे, मिनिस्टर को रैंक देंगे, मिनिस्टर को पोर्टफोलियो कौन देंगे, मिनिस्टर को रैंक और पोर्टफोलियो कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करता है। कौन, यहाँ पे ये मत कर देना यहाँ पर कि प्रेसिडेंट अलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियो टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर, नहीं नहीं नहीं, हाँ, प्रेसिडेंट नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करता है। हाँ, रैंक और पोर्टफोलियो कौन अलोकेट करता है, प्राइम मिनिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिनिस्टर्स आर गिवन टू रैंक्स टू द कैबिनेट मिनिस्टर, वो कितना उनका सीनियरिटी है इन सब चीजें बेसिस पे उन्हें क्या दिया जाता है, रैंक्स दिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी, अब वो मिनिस्टर ऑफ, उन्हें कैबिनेट, कुछ को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, कुछ को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाएगा, कुछ को डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इन द सेम मैनर, ऐसे ही जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसे ही चीफ मिनिस्टर भी क्या करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज मिनिस्टर फ्रॉम दियर ओन पार्टी और कोalition, और वैसे ही चलता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान में रख लो कि जितने भी, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, वो सबको क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर होने जरूरी है। अगर मान लो कि वो पार्लियामेंट के मेंबर अभी नहीं है तो उनको विद इन 6 मंथ, क्या कहते हैं कि विद इन 6 मंथ उनको पार्लियामेंट मेंबर का किसी न किसी पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के सदस्य बने चाहे वो राज्यसभा, द पार्लियामेंट ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अगर मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन गया विदाउट बीइंग एन एमपी, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं कि 6 मंथ के अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना ही पड़ेगा, उसको 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब इनको भी देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये ये बेगम एजाज रसूल क्या बोलती हैं, बेगम एजाज रसूल कहती हैं कि ये क्या कहते हैं कि मतलब कि ये कब बोल रही हैं, ये जब बोल रही हैं कि जब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो देयर वर सम मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु फेल्ट दैट मिनिस्टर शुड बी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। कुछ लोगों को लगा था कि क्या कहते हैं कि मिनिस्टर को लेजिस्लेचर इलेक्ट करे, ना कि क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ना तो चीफ मिनिस्टर, ऐसा कहते हैं। जैसे स्विस सिस्टम ऑफ अंडर, ये बेगम एजाज रसूल क्या कह रही है, स्विस सिस्टम अंडर विच लेजिस्लेचर इलेक्ट,
Swiss system under which the legislature elects the executive for certain period is to my mind best for the government of the provinces. The system of the single transferable vote is best system that can be adopted. Appointment of executive because मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि भाई देखो हम चाहते हैं कि जो ये क्या नाम है वो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये क्या नाम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको भी क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ना चुने उनको चुने कौन चुने क्या कहते हैं कि एक प्रकार से लेजिस्लेचर। तो ये सारी बात है। ठीक है। तो ये है अब देखो साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर 91st अमेंडमेंट के पहले 91st अमेंडमेंट कब हुआ था 2003 91st अमेंडमेंट कब हुआ था 2003 में इसके पहले द size of council ministers were determined according to the exigencies of time मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग क्या कहते हैं कि अपना वो बना देते थे कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ये पता नहीं चलता। बट दिस लेड टू बी वेरी लार्ज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इससे क्या होता था बहुत ज्यादा बड़े बड़े मतलब कि ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज बड़ा हो जाता था। बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैड अ क्लियर मेजॉरिटी there was a temptation to win over the support of the members of the parliament by giving them। तो फिर क्या होता था कि अगर मान लो किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करती थी दूसरे पार्टी को कहती थी भाई देखो हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे तुम्हारे 5 लोगों को तुम हमें क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हमें मेजोरिटी में ला दो क्या कहते हैं कि हमारे साथ में जुड़ जाओ। तो ये सारी बातें होती थी तो इन सबको देखते हुए क्या हुआ कि 91st अमेंडमेंट किया गया। हाँ 91st अमेंडमेंट किया गया इसमें बताया गया कि 2003 में एक 91st अमेंडमेंट किया गया और इसमें बताया गया कि जो टोटल जो मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स जितने टोटल मेंबर्स होंगे। हाँ इसमें ध्यान रखते ना इंक्लूडिंग ये 15% में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं कि वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और क्या कहते हैं कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन सबको मिला करके कभी भी 10% से 15% से ज्यादा नहीं होगा। इतना 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये ध्यान में रखना। ओके। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अभी जैसे हमने क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां पे भी क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर में क्या कहते हैं कि सुपरविजन कौन रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर सुपरविजन कौन रखता है लेजिस्लेचर रखता है। हाँ लेजिस्लेचर क्या कहते हैं कि मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं किसके कंट्रोल में होते हैं। हाँ कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक मेन फीचर क्या है मेन फीचर क्या है कि दैट एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर के कंट्रोल में कौन होता है एग्जीक्यूटिव होता है पार्लियामेंट की यही सबसे बड़ी खासियत है। ओके। अब यहाँ पे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को नहीं गवर्नर को नहीं प्राइम मिनिस्टर को नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लॉजेस कॉन्फिडेंस अगर मान लो कि मिनिस्ट्री ने क्या कहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में खो दिया अगर मान लो कि कोई एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में खो दिया तो इसका मतलब क्या हुआ उसको रिजाइन करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा रिजाइन करना। दिस प्रिंसिपल इंडिकेट दैट मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि जो मिनिस्ट्री जो है वो क्या है एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव कमेटी है किसकी पार्लियामेंट और ये कलेक्टिवली गवर्न ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट के बिहाफ पे क्या कहते हैं कि गवर्न करते कलेक्टिवली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट के सॉलिडारिटी के ऊपर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। इट इम्प्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस व्हेन अगर मान लो कि इसका मतलब क्या हुआ सॉलिडारिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी का मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी कहता है कि अगर अगर आप क्या कहते हैं कि हाँ प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी क्या कहता है कि अगर किसी एक भी मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरे ही मिनिस्ट्री को यानी कि ऑल मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा रिजाइन करना। हाँ अगर सिंगल मिनिस्टर्स
हाँ, सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो क्या होगा कि सबको ही रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट, इसका मतलब एक और हुआ कि अगर कोई सिंगल मिनिस्टर किसी भी बात को लेकर के वो एग्री नहीं हो रहा है, बाकी जैसे एक मिनिस्टर, एक मतलब कैबिनेट में सब लोग हाँ कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, कोई एक सिंगल मिनिस्टर है जो जो कहना चाहता हो कि नहीं भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो वो कह नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद से रिजाइन देना चाहिए। और ये ध्यान रख लो, खुद से रिजाइन देने पे सबको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, और ये खुद से रिजाइन दे सकता है। तो वही लिखा है, या तो वो सबकी बातों को एक्सेप्ट कर ले या तो खुद रिजाइन दे। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू पॉलिसी विच देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वहां पे जो भी पॉलिसी बनेगी उस पे भले ही कोई सहमत हो या ना हो, उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि या तो वो रिजाइन कर दे या तो उनकी बातों को माने। ओके, यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई। इन इंडिया, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का क्या कहते हैं कि अलग ही रोल होता है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे? नहीं। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं। द काउंसिल कम इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले ओथ कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर की शपथ कौन, जो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लेंगे प्राइम मिनिस्टर की, फिर उसके बाद में क्या होता है कि बाकियों को चुना जाएगा। ठीक है। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली brings about the dissolution of the council of ministers, but demise, dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy। अगर मान लो कि किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, अगर किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है या कोई मिनिस्टर रिजाइन कर दे, तो केवल उस मिनिस्ट्री में वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को पूरे का पूरा क्या कहते हैं कि लोकसभा ही क्या होगा, लोकसभा मतलब कि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, लोकसभा तो नहीं, वो गलत वर्ड निकल गया, यहाँ पे पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो डिजॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के डेथ होने से पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखो पेपर में क्या लिख देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के डेथ हो जाने से क्या पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, लोकसभा की नहीं बात की है मैंने, केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की। ओके, यहाँ पे ये सब ध्यान में रखना होता है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में का लिंक कौन होता है? कौन होता है? यानी कि कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के बीच में, या पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में कौन लिंक के रूप में काम करता है? तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लिंक के रूप में काम करता है। पार्लियामेंट और क्या कहते हैं कि सॉरी प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कौन लिंक की तरीके काम करता है? तो प्रेसिडेंट काम करता है। इट इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेट पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज लिंचपिन। हाँ, तो क्या बोला गया? लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके चारों ओर क्या कहते हैं कि सारे लोग, मतलब कि सारे काम इन्हीं के चारों ओर घूमता रहता है प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उन सब बातों को डिस्कस करना होगा, किससे डिस्कस करना होगा? पार्लियामेंट साथ, ओ सॉरी प्रेसिडेंट के साथ में। ओके, हाँ ये हो गया। द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो मेन डिसीजंस होते हैं सब में क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ऑल क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्या कहते हैं कि पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर ज्यादा। दस द पावर विल्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, जैसे क्या कहते हैं कि कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या होता है कि ये इनका कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर में। ये लीडरशिप होता है लोकसभा का। हाँ, मतलब कि लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और क्या कहते हैं कि कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, ब्यूरोक्रेटिक मशीन मतलब जो आईएएस आईपीएस इन सबको, ये जो भी होते हैं ये ब्यूरोक्रेटिक मशीन जितने भी होते हैं, या सीबीआई वाले, इन सबको कौन क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं? प्रेसिडेंट। ये सब किसके ऑफिस के अकॉर्डिंग चलते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
अकॉर्डिंग टू एक्सेस टू मीडिया, मीडिया का एक्सेस किसके किसको होता है, प्राइम मिनिस्टर को। द प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो इलेक्शन के टाइम में कहते हैं जिसकी पर्सनालिटी बनाई जाती है, भाई इनके नाम से वोट लिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर, नेशनल लीडर कौन होते हैं, जब इंटरनेशनल समिट होगा तो नेशनल या फॉरेन विजिट पे, फॉरेन विजिट या इंटरनेशनल समिट पे कौन जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इतनी बातें हमारे समझ में आ गई। अगला, हाउएवर द पावर बाई पावर विच प्राइम मिनिस्टर wields एंड एक्चुअली पुट्स इनटू द यूज डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन। अब कितना पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में, उस पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, कि कैसे पावर, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो क्या कहते हैं कि, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास में कितनी पावर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई, कि अगर जैसे मान लो कि अभी जैसे मैंने एक एग्जाम, ये अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, हाँ, हाँ, प्राइम मिनिस्टर की जब मैं बात कर रहा था तो क्या हुआ कि, हम्म, हाँ ठीक है, अब देखिए, द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन अनअसेसिबल whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha। अगर मान लो सिंगल मेजोरिटी पार्ट सिंगल पार्टी ने अगर क्या कहते हैं कि मेजोरिटी पा रखा होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी डिसीजन बड़े आसानी से ले लेगी। लेकिन however, this has not been case when governments have been led by coalitions of the political party। देखो 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के क्या कहते हैं कि since 1989 we have witnessed many coalition governments in India। बहुत सारे coalition government बने। Many of these governments could not remain power for full terms of the Lok Sabha। तो जब देखो क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं कोalition गवर्नमेंट बनती थी, तो वो इवन पूरी की पूरी पूरे पूरे 5 साल को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो पूरे पूरे 5 साल को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने टर्म को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। दे वर इधर रिमूव, या तो उनको हटा दिया जाता था, या तो उनको रिजाइन करना पड़ता था। क्यों रिजाइन करना पड़ता रहा होगा, क्योंकि उनको मेजोरिटी उनकी लॉस हो जाती थी। जब से मेजोरिटी लॉस होगा, तुरंत उनको क्या करना पड़ेगा, वो हार जाएंगे। हाँ, दीज डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो इन सब की वजह से क्या होगा, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि कोएलिशन क्या होगा, कोएलिशन गवर्नमेंट के कारण में प्रधानमंत्री भी कमजोर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको हमेशा डर होता है कि भाई कोई पार्टी क्या कहते हैं कि साथ ना छोड़ दे, इन सब बातों को भी ध्यान में रखें। तो इसलिए सिंगल मेजोरिटी पार्टी होती है, तो बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट चलती है। इन द फर्स्ट प्लेस दीज डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड ग्रोइंग डिस्क्रेशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसकी ही वजह से तो डिस्क्रेशन, तो देखो हमने पहले ही बताया था कि जो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रेशनरी रोल होता है वो सिचुएशनल होता है। तो जब क्या कहते हैं कि ऐसा होने लगा 1989 से, तो उनका जो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रेशनरी रोल था वो बढ़ गया। सेकेंडली, द कोलिशन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज नेसेसिएटेड much more consultation between political partners, leading to erosion of prime ministerial authority। कुल मिलाकर के क्या कहते हैं कि, कुल मिलाकर के यहाँ पे अब फिर पॉलिटिकल पार्टनर्स बनने लगे, कंसल्टेशन एक दूसरे से सलाह लेने लगे, ये भी अच्छी हो गई। thus it has also thirdly it has also brought restrictions on the various prerogatives of the prime minister, like choosing the ministers and deciding their rank and portfolio। तो अब इसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पहले से ही ये नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई क्या कहते हैं कि ये बनने, मतलब कि जैसे कि तुम तो वो बन जाओगे, तुम्हें मैं वो बना दूंगा, क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे यही यही लिमिटेशन है कि भाई अब क्या कहते हैं कि पता नहीं किसके साथ में कोalition करना पड़ जाए। Fourthly, even the policies and programs of the government cannot be decided by prime minister alone। यानी कि इस टाइम पे फिर क्या होगा कि जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम होंगे, वो केवल और केवल क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड करेंगे, और भी लोगों को डिसाइड करना। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द डिफरेंट आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द डिफरेंट आइडियोलॉजी
हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द डिफरेंट आइडेंटिटी कम टुगेदर प्री पोल या पोस्ट पोल अलाई। और गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या होता है, लोग इलेक्शन से पहले भी क्या कहते हैं कि अलायंस कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद भी अलायंस कर सकते हैं। पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर द a lot of negotiations and compromises among the allies। जो जितने भी पॉलिसीज होते हैं वो किसके साथ में क्या कहते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस किए जाते हैं या कंप्रोमाइजेस किए जाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि एलाइज के साथ। इन दिस एंटायर प्रोसेस प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट मोर एज नेगोशिएटर, यानी कि कहते हैं कि वो गवर्नमेंट से, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट से ज्यादा वो निगोशिएटर की तरह फिर प्राइम मिनिस्टर काम करता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि भाई कहीं मेरा कहीं लोकसभा में मेरी मेजोरिटी ना चली जाए, और मेजोरिटी चली गई तो भाई फिर गवर्नमेंट तो बन नहीं पाएगी। ऐसे ही स्टेट लेवल, एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। हमें पता है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल पे भी है, जहाँ पे गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो क्या होता है, हेड होता है ऑफ द स्टेट। हाँ, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, पेपर में पूछा जाता है। तो गवर्नर को अपॉइंट करता है, कि कहते हैं गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। हाँ, और किसके एडवाइस से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस। दो, चीफ मिनिस्टर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। चीफ मिनिस्टर क्या होता है, लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, कहाँ पे, असेंबली में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। द गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और ये जो गवर्नर के पास में जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पेपर में पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं गवर्नर के पास में कैसा डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। However, the main principle of the parliamentary system operate at state level। तो यानी कि जो हमने सेंट्रल लेवल पे देखा था वही क्या कहते हैं कि स्टेट लेवल पे भी होता है। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इनके पास में थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, क्या नाम है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। किसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है सबसे ज्यादा, क्या नाम है, प्रेसिडेंट, ओ सॉरी, वाइस, क्या नाम है, गवर्नर के पास। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्या कहते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, एक होते थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होते थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। द एग्जीक्यूटिव द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स। देखो, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब लोग आ जाते हैं काउंसिल। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इसमें एक और आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को और क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ब्यूरोक्रेसी की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ओके, टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस। तो हमने क्या किया कि जो मशीनरी और मिलिट्री सर्विस के बीच में, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री सर्विस के डिफरेंस करने के लिए हमने इसी को बोल दिया सिविल सर्विस। ब्यूरोक्रेसी को ही क्या बोल दिया गया, सिविल सर्विस। ओके, यहाँ तक आपको समझ में ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं। आर असिस्टेड द टास्क ऑफ असाइनिंग द मिनिस्टर्स, असिस्टिंग द मिनिस्टर्स। ये क्या होते हैं कि इनको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, उनको पॉलिसीज बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और उनको उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कौन लोग करते हैं, यही लोग करते हैं। यही लोग का मतलब क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, यानी कि सिविल सर्विस वाले जो लोग हैं, ये। ओके, यहाँ तक बात समझ आए। अब आगे, इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और मिनिस्टर जो होते हैं, ये इंचार्ज होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, इन्हीं के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और मिनिस्टर्स होते हैं, इनके कंट्रोल में क्या होता है, इनके कंट्रोल और सुपरविजन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर का भी कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैन नॉट एक्ट इन द वायलेशन ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि मान लो कि कोई लेजिस्लेचर ने कोई भी पॉलिसी को अपनाया, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कहते हैं कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसीज adopted by legislation. It is the responsibility of ministers to retain political control over the administration. Political control किसका होता है? Responsibility political control administration पे किसका होगा? वो होता है कि कहते हैं कि मिनिस्टर्स का। ठीक है। इंडिया हैज established प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडिया में एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। इसको क्या बना दिया गया है? पॉलिटिकली अकाउंटेबल बना दिया गया। ब्यूरोक्रेसी हैज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। जो ब्यूरोक्रेसी होंगे ये पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे, इनका पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट एनी पॉलिटिकल टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन। वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेगा जब पॉलिसी मैटर्स के बेसिस। In a democracy, it is always possible that party is defeated in elections and new government बनेगी। और फिर क्या होगा कि previous government हटेगी। तो ये in such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy in its implementation। यानी कि तब क्या कहते हैं कि ये मेन काम किसका हो गया? यानी कि ऐसे सिचुएशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी वो फेथफुल रहेंगे और वो इफिशिएंटली पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिसी बनाने में। जो नई सरकार है उसके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसको वो क्या कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग उनको सलाह देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन एनॉर्मसली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा इंडियन, आजकल क्या कहते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉय ऑफ लोकल गवर्नमेंट। क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? इंडियन ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं ये ध्यान दें। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ रनिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जितने भी पीएसयूज रन हो रहे हैं, पीएसयूज का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब बड़ी कंपनियां हो गई ऐसे समझ लो। मेकर्स ऑफ द आर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन पार्टीजन। यानी कि कहते हैं कि मेकर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि नॉन पार्टीजन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। नॉन पार्टीजन का मतलब था किसी पार्टी के की तरफ नहीं जाना है। ओके, नॉन पार्टीजन का मतलब था किसी पार्टी की तरफ नहीं। एंड दे ऑल्सो वांटेड द मेंबर्स ऑफ अ सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी बी इम्पार्शियली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि क्या कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी उनको सेलेक्ट किया जाएगा किसके बेसिस पे? मेरिट की भी। सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन entrusted the task of conducting process of recruitment of civil servicemen, civil service servants for the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे उनके लिए क्या कहते हैं कि कौन एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाम में ही यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होगा। सिमिलरली पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए स्टेट्स में। हर स्टेट में पब्लिक सर्विस बनाए गए, जैसे यूपीपीएससी है, जैसे कि कहते हैं कि बीपीएससी। ऐसे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म। जो मेंबर्स होंगे कि कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है। किसके लिए? फिक्स टर्म के लिए चुना जाएगा, मतलब फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएगा। द दियर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू अ थ्रू इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको हटाया जाता है, हाँ उनको हटाया जाता है या उनका सस्पेंशन किया जाता है, तो फिर क्या होगा? एक प्रकार से इंक्वायरी होगी। किसके द्वारा? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तब जाकर के उनको हटाया जा सकता है। उनको हटाया जाना मतलब सिविल सर्वेंट्स को हटाने की बात कर। वाइल while efficiency and merit are norms for the recruitment, constitution also ensures that all sections of society including the weaker section, चाहे वो weaker section हो
हैव अपॉर्चुनिटी टू बी द पब्लिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हाँ, पार्ट ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, कोई भी हो सब लोग क्या कहते हैं कि इसके पार्ट बन सकते हैं। फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ रिजर्वेशन फॉर जॉब्स। मतलब कि जो पीछे पिछड़े रहने वाले लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, कोई भी हो, सब लोगों को क्या कहते हैं कि ये सब लोग इसमें क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हो सकते हैं। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी या बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी दिया गया है छूट। दीज प्रोविजंस इंश्योर दैट द ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा और सोशल इनइक्वलिटी क्या होगी कि कम होगी। ठीक है, यानी कि सोशल इनइक्वलिटी रोड़ा नहीं बनेगी किसके, ये कहते हैं कि उसके, मतलब कि क्या कहते हैं, किसी की भर्ती को, कि किसी भी सोसाइटी के लोगों को भर्ती करने में कोई परेशानी नहीं बने। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को तीन पार्ट में डिवाइड, एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक है सेंट्रल सर्विसेज, एक है स्टेट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से आ जाते हैं, आईएएस आईपीएस। सेंट्रल सर्विसेज में कौन कौन से आ सकते हैं, आईएफएस एंड आईसीएस। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, आईसीएस का मतलब इंडियन कस्टम सर्विस, और स्टेट सर्विसेज में क्या हो जाते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ओके। पर्सन सेलेक्टेड बाय यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये क्या कहते हैं कि हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो होंगे स्टेट्स में, वो किसके तो कौन होते हैं, जो आईएएस या आईपीएस बने। यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसियर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डू यू नो दैट द कलेक्टर इज नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर, जो कलेक्टर होते हैं वो आईएएस ऑफिसर, एंड दैट दैट ऑफिसर इज गवर्न्ड बाई सर्विस कंडीशंस लेड डाउन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि क्या कहते हैं कि वो जो, भले ही वो स्टेट के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उनके कंडीशन, जो सर्विस कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। एन आईएएस और ऑफिसर इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट को असाइन किया जाता है, वेयर ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो, इनको अपॉइंट कौन करता है, जो आईएएस होते हैं या आईपीएस होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या कहते हैं कि किसके सुपरविजन के अंडर में काम करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर। However, the IAS and IPS officers are appointed by central government. They can go back into the service of the central government. यानी कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जब मन चाहेगी तो हटा लेगी, जब चाहेगी तो लगा देगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वन द सेंट्रल ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी आईएएस के खिलाफ या किसी आईपीएस के खिलाफ, तो कौन लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके। दिस मीन्स दैट the key administrative officers of the states are under the supervision and control of central government. Apart from the IAS and IPS appointed by UPSC, the administration of the state is looked after by officers appointed through State Public Service Commission. तो क्या होता है, यूपीएससी के अलावा भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। वो भी क्या कहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि बच्चों को चुनता है या बच्चों को सिलेक्ट करता है, जो जिनको क्या कहते हैं कि उनसे काम कराना है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि क्या कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो स्ट्रेंथेंस द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द। तो यानी कि जो फेडरलिज्म के कारण में क्या होता है, फेडरलिज्म चैप्टर में हमने जब देखा था, तो फेडरलिज्म का वैसे तो मतलब क्या होता है कि दोनों अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के कारण क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहते हैं कि ज्यादा पकड़ होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। द ब्यूरोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। यानी कि क्या कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसी के सहायता से क्या कहते हैं कि जितने भी पॉलिसीज होती है वो लोगों तक पहुंचती है। बट मोस्ट ऑफन इट इज सो पावरफुल दैट, यानी कि ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल होती है, पीपल इनके पास जाने से भी डरते हैं। ठीक है। इट इज अ कॉमन experience of the people that bureaucracy is insensitive to demands and expectations of the, उनको लगता है, लोगों को लगता है कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी लोग हमारी बातों को सुनेंगे नहीं, हमें पता है, ये सब ऑलरेडी पता है, हम क्यों जाएं। ओनली इफ द डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल। अगर मान लो इलेक्टेड
गवर्नमेंट अगर इनको चुनती है तो फिर मतलब कि इनको हैंडल करती है, तब थोड़ा सा कुछ भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तो क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही गड़बड़ हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन के लिए कठपुतली बन जाएगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट। Many people think that there is no provision for protecting the civil servants from political interference. लोगों को लगता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाने नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है। It is also felt that enough provisions are not there to ensure that accountability of the bureaucracy to the citizens. लोगों को ये भी लगता है कि क्या कहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोविजंस नहीं है जिससे क्या कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी वो सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट मेजर्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कुछ काम करने के हद तक लाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर क्या कहते हैं कि खत्म हो गया। ठीक है, तो इनके बैक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं है वो आप हमसे पूछ सकते। ओके, बाकी क्या कहते हैं कि जो भी समझना है कमेंट में पूछिए।